हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और आज डियर स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 3 कराने वाले हैं। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 और 2 करा दिए हैं और अब मैं जो कराऊंगा पार्ट नंबर 3 कराऊंगा। तो आज हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 3 रहेगा और इस पार्ट नंबर 3 में हम लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो है स्टार्ट होता है आपके यहां से 4K। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या लेते हैं हम। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निर्मित कीजिए। यानी हमारे पास दो क्या रखे हैं, दो लेंस रखे हैं। ठीक है, दो पतले लेंस हैं, पतले तो दो पतले लेंस हैं, उन दोनों को संपर्क में रखना है और जब संपर्क में रखा जाएगा तो उनके संयोजन की फोकस दूरी आपको निकालनी है क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 केस आते हैं। पहला केस जो आता है संपर्क में जब दो पतले लेंस रखे होते हैं तो उनकी संयोजन की फोकस दूरी निकालने के लिए 3 केस होते हैं। एक जब होता है जब दोनों लेंस उत्तल हो, उत्तल है। ठीक है, जब दोनों लेंस क्या है, उत्तल है, पहला केस। और दूसरा होता है जब एक उत्तल और दूसरा अवतल हो। और तीसरा केस होता है जब दोनों ही अवतल हो। ठीक है, तो इसमें हमसे ये नहीं कहा है कि लेंस किस प्रकार के हैं, किस प्रकृति के हैं। ठीक है, यानी उत्तल है या अवतल है, दोनों उत्तल है, दोनों अवतल है या एक उत्तल एक अवतल है। तो यहाँ सिर्फ हमसे ये कहा है कि दो लेंस हैं और दोनों को संपर्क में रखा है, पतले लेंस हैं और उनके संयोजन की फोकस दूरी निकालनी है। तो हम सबसे पहला ही केस ले लेंगे इसमें जब दोनों लेंस क्या है, उत्तल है। तो यही एक केस ले लेंगे और यहीं से हम सूत्र का निगमन कर देंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूं और चित्र कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम। चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। इसमें एक लेंस ये रखा है और एक लेंस इसमें ये रखा है, दो लेंस रखे हैं। ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है। ठीक है, और ये यहां पर एक बिंदु वस्तु रखी है O, और अगर मान लो L2 लेंस नहीं है तो उस स्थिति में L1 से प्रकाश किरण जाएंगी और कुछ इस तरीके से उसका प्रतिबिंब I1 पर बनेगा। ठीक है, लेकिन I1 जो होगा इस लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और फिर जब L2 से जो अपवर्तन होगा तो उसके पश्चात जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो आपका बिंदु I पर बन जाएगा। तो बिंदु किस पर बनेगा, I पर। I1 पर जब बनेगा जब मान लीजिए L2 क्या है, अनुपस्थित है, केवल L1 लेंस रखा है, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा I1 और ये प्रतिबिंब जो होगा L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और संयोजन के द्वारा, ठीक है, संयोजन के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा बिंदु O का वो बिंदु I पर बन जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये जो हमने वस्तु ली है इसकी दूरी ले ली हमने यहां से U, ये U दूरी है और यहां से L1 का प्रतिबिंब यहां है, इसलिए इस दूरी को हम V1 मान लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी V1। ठीक है, और ये जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब बना है वो L2 द्वारा बना है, तो इसके लिए इसको हमने V मान लिया है, इस दूरी को हमने V मान लिया है। ठीक है, ये चित्र है आपका। अब देखिए इसमें हम करते हैं लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से लेंस का सूत्र लगाएंगे इसमें। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है। अब ये जब है जब L2 क्या है, अनुपस्थित है हमारे लिए, तो केवल L1 द्वारा प्रतिबिंब ही मिलेगा और वो कहां मिलेगा, I1 पे मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मान लीजिए इस L1 की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, f1 है और L2 की फोकस दूरी कितनी है, f2। ठीक है, तो हम पहले L1 द्वारा अपवर्तन निकाल रहे हैं और इसमें लेंस का सूत्र लगा रहे हैं। तो यहाँ पर फोकस दूरी f1 है। ठीक है, और इसकी वजह से प्रतिबिंब बन रहा है वो I1 पर बन रहा है और I1 तक की जो दूरी है वो कितनी है, V1 है। तो यहाँ V ना लिख के यहाँ V1 लिखेंगे और वस्तु की दूरी क्या है, U है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम L2 द्वारा निकालेंगे हम। ठीक है, तो L2 के लिए निकालेंगे हम लेंस L2 के लिए। तो देखिए अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, I पर बनता है, तो यहाँ पर लेंस का सूत्र लगा दीजिए L2 के लिए, लेंस L2 के लिए
लेंस L2 के लिए लेंस सूत्र लगा दीजिए आप, लेंस सूत्र से। तो जब लेंस का सूत्र लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, फिर से एक बार हम पहले ऐसे लिख लेते हैं 1/i बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, फोकस दूरी तो इसकी F2 है। अब यहां देखेंगे आप जो प्रतिबिंब बन रहा है वो तो आपका I बिंदु पर बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब I बिंदु पर बन रहा है, तो ये तो दूरी v रहेगी। ठीक है, बात करते हैं हम u की। देखिए पहले तो इसके लिए वस्तु यहाँ थी, लेकिन अब क्या है L2 के लिए ये I1 पर I1 बिंदु जो है यही क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो इसलिए वस्तु की दूरी हम क्या लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लेंगे, यानी कि v1 दूरी लेंगे। तो u ना लेकर हम क्या लेंगे, v1 दूरी लेंगे, क्योंकि ये क्या करेगी, L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक छोटा सा चेंज किया है इसमें। तो इस तरीके से हम दोनों L1 L2 के लिए क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब हम इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये हमारा 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा, और ये हमारा 1/v1 माइनस 1/u, ठीक है, प्लस 1/v माइनस 1/v1। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर आ जाएगा 1/v माइनस 1/u। तो ये समीकरण नंबर 3 आ गई। ठीक है, समीकरण नंबर 3 आ गई। परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, परंतु हम क्या जानते हैं, एक लेंस का सूत्र होता है, लेंस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन यहाँ पर हमने क्या, देखो ये जो f है इसके लिए इस कंडीशन में क्या रहेगा, 1/v 1/u, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो f है ये क्या थी, फोकस दूरी थी। लेकिन यहाँ क्या रहेगी, फोकस दूरी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी रहेगी, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ कैपिटल F से करेंगे। तो वहां लेंस की फोकस दूरी थी, लेकिन यहाँ हमारे दो लेंस और वो भी संपर्क में रखे हैं, पतले लेंस। ठीक है, तो इनके संयोजन की फोकस दूरी रहेगी हमारी कैपिटल F। तो इस हिसाब से हम क्या ले लेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ले लेंगे इसके लिए। ठीक है, ऐसा भी मान सकते हैं कि मान लीजिए दोनों लेंसों को हटाइए और इन दोनों की जगह एक अकेला लेंस लगा दीजिए कैपिटल F फोकस दूरी का। ठीक है, ओके, तो उसके लिए क्या रहेगा फिर, ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। तो समीकरण 3 और 4 से क्या होगा, समीकरण 3 व 4 से हम कह सकते हैं कि ये जो 1/f जो आ गया वो किसके बराबर होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 के, 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर होगा। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, संपर्क में रखे दो लेंसों, दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी का, ठीक है, सूत्र का निगमन हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। ठीक है, तो यही होता हमारा क्वेश्चन खत्म। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चौथे का ख, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखिए आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण दी थी, और उसके लिए मैं आपको छोटा सा डेरिवेशन बता रहा हूँ। मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, ये धातु है। ठीक है, धातु की कोई सतह है और इसके अंदर काफी सारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब कोई फोटोन, ठीक है, जब कोई फोटोन जो आता है तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो hν फिक्स होती है। उस hν ऊर्जा को पूर्ण रूप से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है hν एनर्जी का फोटोन आया। ठीक है, और ये एनर्जी इसने क्या की थी, इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित कर ली, रिसीव कर ली, जिसकी वजह से क्या करेगा, धातु से बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, धातु से बाहर आ जाएगा और उसके बाद ये क्या करेगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, गतिशील अवस्था में आ जाएगा। तो ये जो hν एनर्जी दो कारणों में खर्च हो रही है, यानी दो प्रकार से व्यक्त हो रही है। तो देखिए कैसे, एक तो इसने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को धातु की सरफेस तक, यानी धातु की सतह तक बाहर निकाला। ठीक है, कुछ ऊर्जा तो इसमें खर्च हुई, और बची कुछ जो ऊर्जा है hν एनर्जी का बचा कुचा भाग जो है, बचा हुआ भाग, वो किसमें खर्च हो गया, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो इस प्रकार से दो रूपों में खर्च होती है ये कुल ऊर्जा hν। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो E बराबर hν है, जो E एनर्जी है वो किस रूप में खर्च होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में, अर्थात उसके कार्बन फलन में, ठीक है, और बची हुई गतिज ऊर्जा प्रदान करने में।
और वो भी मैक्सिमम होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, और E की वैल्यू क्या है, एच न्यू है हमारी, E वैल्यू एच न्यू है, और न्यू क्या है, आवृत्ति है फोटोन की। और ये जो है कार्यफलन होता है, इसको हम एच न्यू नॉट, इसका फॉर्मूला होता है, न्यू नॉट क्या होती है, दहली आवृत्ति होती है, और गतिज ऊर्जा को हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। वैसे तो यही क्या हो जाती है, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण होती है, बट यहाँ से हम एच को भी क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, तो एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बड़ा हो गया एच, और ये हो जाएगा आपका न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, इतना हो गया, ये आपका आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण है। लिख सकते हैं कि यही आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो 2 क्वेश्चन हो गया, लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने वो 4 का ग आता है, और इसमें हमें जो करना है क्वेश्चन में वो ब्रूस्टर का नियम बताना पहले तो, कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। ठीक है, और फिर ब्रूस्टर के नियम से आपको ये भी सिद्ध करना है कि जो परावर्तित किरण होती है और अपवर्तित किरण, ठीक है, ये क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है, अर्थात इनके बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। ये आपको प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम चौथे का गया, ब्रूस्टर का नियम समझते हैं पहले। ब्रूस्टर का नियम क्या है, देखिए ब्रूस्टर ने बताया था कि जब किसी प्रकाश की किरण को, ठीक है, और वो कैसी प्रकाश की किरण है, अध्रुवित प्रकाश की किरण। ठीक है, जब किसी अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजारा जाता है, ठीक है, पारदर्शी माध्यम से परावर्तित किया जाता है, तो परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण कितना ध्रुवित हो जाएगा, यानी परावर्तित प्रकाश जो होगा, ठीक है, कहने को समझ रहे हैं ना, परावर्तित प्रकाश जो होगा कितना ध्रुवित होगा, ये डिपेंड करता है आपतन कोण आई पर। ठीक है, तो आपतन कोण आई पर निर्भर करता है कि कितना प्रकाश जो हो जाएगा वो ध्रुवित हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखिए, फिर ब्रूस्टर ने बताया था कि परावर्तित किरण किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण आई पर निर्भर करता है, और एक विशेष कोण पर प्रकाश, परावर्तित प्रकाश जो है पूरी तरीके से ध्रुवित हो जाता है, और उस कोण को ही हम बोलते हैं ध्रुवण कोण आईपी। ठीक है, तो कहने को तो समझ में आया कि जो परावर्तित प्रकाश है वो क्या होता है, आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, लेकिन एक निश्चित मान पर, यानी कि ध्रुवण कोण आईपी, एक निश्चित मान पर ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। तो कहने का मतलब उसी कोण को हम बोलते हैं आईपी, ध्रुवण कोण। ठीक है, और हम जानते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, इनके बीच में जो कोण होता है, ठीक है, वो क्या रहता है, सेम रहता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो इसको भी हम आईपी कह सकते हैं। और यहां से देखिए, यहां पर ये दो माध्यम एक्स वाई जो है एक ऐसा तल है जो दो माध्यमों का अलग अलग करता है, ऊपर वायु माध्यम और नीचे कांच माध्यम है। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, देखो ये अपवर्तित किरण है, कुछ किरण अपवर्तित हो गई। ठीक है, तो ये अपवर्तन कोण हो जाएगा आर, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब आपको जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो कितना होता है, 90 होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ध्रुवण कोण पर जब आपको परावर्तित किरण और अपवर्तित किरणें मिलती हैं, तो उनके जो ध्रुवण जो होते हैं, ध्रुवण हो रहा है यहाँ पर, देखो ध्रुवण हो रहा है ना, ठीक है, तो इनके जो कंपन होते हैं वो भी दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से अंदर की ओर, और ये कैसे है, ऐसा है, तो ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से, तो परस्पर क्या है, दोनों कंपन जो है, परावर्तित किरण के कंपन और अपवर्तित किरण के कंपन दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपके सामने रख दी है। ओके, तो सबसे पहले देखिए मैंने ब्रूस्टर का नियम बता दिया, अब हम सिद्ध करने वाले हैं कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्नेल का नियम जानते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का जो नियम है वो क्या कहता है कि n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, ये आपने सामने पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पर I क्या है, IP है, और R हमारा R ही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु ब्रूस्टर ने जो हमें बताया था, अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला बताया था ब्रूस्टर ने, वो बताया था tan IP, कि जो अपवर्तनांक है वो tan IP होता है।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से हम ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम हल करना स्टार्ट करते हैं, इसको देखो आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan IP। tan IP जो हो जाएगा वो sin IP बटे cos IP हो जाएगा। ठीक है, tan को हम sin बटे cos कर लेते हैं, sin IP बटे cos IP बराबर हो जाएगा sin IP बटे cos IP। तो देखिए यहां से sin से sin खत्म, तो ये cos IP बराबर, मैं इसको यहां कर देता हूं, आगे ध्यान से देखेंगे सभी, मैं इसको क्या कर देता हूं cos IP, तो ये बच गया हमारा cos IP बराबर हो जाएगा, ठीक है, sin IP बटे cos IP। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हम, तो ये जो आपका sin आ रही है, क्या है ये sin IP बटे sin आ रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। तो ये sin r हो गया। अब देखिए यहां से जो बच गया ये हमारा sin r बच गया, ठीक है, ये बच गया ना, cos IP बराबर sin r रह गया। अब हम इसको एक काम कर लेते हैं, cos वाले को चेंज कर लेते हैं, तो इसको कर लेंगे sin 90 माइनस IP कर देने से, और ये sin r हो जाएगा, और यहां से sin से sin खत्म, तो 90 माइनस IP बराबर r हो गया। या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, IP प्लस r, IP प्लस r बराबर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। देखिए IP कोण कौन सा है, ये वाला, ये IP कोण हो गया इतना, ठीक है, और r कौन सा है, तो ये कितना हो गया, दोनों मिलाकर 90 हो गया। और हम क्या जानते हैं कि टोटल एंगल जो होगा ये 180 होगा, जब ये दोनों 90 हो गया तो ये कितना रहेगा, 90 तो रहेगा, तब तो 180 होगा। तो बस यहां से हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे आगे की तरफ, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, चित्र से, अतः चित्र से, तो चित्र से हम देख पा रहे हैं कि जो एंगल IP है, क्या IP, और एंगल ROS, एंगल ROS, और प्लस ये वाला एंगल R, ये सब मिलाकर के 180 होना चाहिए, चित्र की वजह से हम देख पा रहे हैं, ठीक, 180 होना चाहिए। अब देखिए यहां से ये दोनों मिलकर कितना है, 90, एंगल ROS प्लस इन दोनों को मिलाकर 90 हो गया बराबर 180, ये रहा आपका। तो यहाँ लिख देंगे हम, इसको मान लेते हैं 4 मान लिया था, इसको 5 मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से हमने ले लिया है, ये 90 कर दिया, तो यहाँ से एंगल ROS जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 90 घट जाएगा, घट जाके तो 90 बचेगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। एंगल ROS कहाँ है आपका, ROS, इसका मतलब क्या है, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण जो होती हैं परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, अर्थात इनके बीच में क्या होता है, 90 का एंगल होता है। ये हमें प्रूफ करना था और हमने यहाँ कर दिया। ओके, तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन, यहीं पर खत्म। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, चौथे का घ। ओके, इसमें देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए। तो सबसे पहले तो इसमें हमें एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, और उसके बाद हमें एक अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार लेना है, और उससे कुछ दूरी r पर किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम समझाता हूँ। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, देखिए कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर, किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, किसी बंद परिपथ के कह लीजिए या बंद पृष्ठ कह लीजिए, अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है यहाँ पर, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या कह रहा है, इसे कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल, मतलब रेखीय समाकलन, DL, रेखीय समाकलन जो होगा, ठीक है, रेखीय समाकलन वो सदैव बंद परिपथ से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यही होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। ओके, आपने याद कर रखा होगा, तो आप इस चीज को क्या कर लें, याद कर लें। ये होता हो गया आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं अनंत लंबाई का। मान लीजिए हमारे पास एक चालक तार है, ये रहा आपके सामने फिगर में, और ये कैसा अनंत लंबाई का चालक तार है, ठीक है, और इससे कुछ दूरी r पर कोई बिंदु A है, और इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए A बिंदु जो है, इससे हम एक बंद परिपथ खींच लेंगे। तो ये बंद परिपथ खींच लिया हमने, बंद पृष्ठ खींच लिया। अब देखिए इस पर हम छोटा सा एलिमेंट ले सकते हैं, ये रहा DL, ये DL एलिमेंट है, ठीक है, DL एलिमेंट। तो इसका सदिश कहाँ रहेगा, इधर को रहेगा, और चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा वो भी इधर को रहेगा, अर्थात
बी, ये जो आपका बी वेक्टर और डीएल वेक्टर जो है इन दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि दोनों समान दिशा में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर निकालेंगे हम इसके लिए। ठीक है, तो देखिए कितना रहेगा, यहां से हम कर सकते हैं बी वेक्टर, वेक्टर हटा के दोनों पे से बी और डीएल, और कॉस कितना हो जाएगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अर्थात हम कह सकते हैं b कांस्टेंट है, बाहर कर दो, इंटीग्रल dl रह गया और cos 0 1। ठीक है, अब हम देखिए यहां से हमने b वेक्टर डॉट dl वेक्टर की वैल्यू हमको क्या मिली, देखिए b, और ये जो इंटीग्रल dl है, देखिए dl आपका छोटा सा एलिमेंट और इंटीग्रल dl मतलब ये परिधि होगी, पूरी परिधि। ठीक है, और परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। तो ये आपका क्या आ गया, समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। परंतु एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम होता है कि इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो होता है वो म्यू नॉट आई होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड है। तो समीकरण 1 और 2 से हम कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से क्या देखिए दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यहां कर देता हूं इसमें, यानी कह सकते हैं हम कि b इंटू 2 पाई r की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, वो म्यू नॉट आई के बराबर आ गई, म्यू नॉट आई के बराबर आ गई। या यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र b निकालना था तो इसको निकाल देंगे हम, b होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, बस यही आपका क्या आ गया फॉर्मूला। ठीक है, आ गया निकल के, डेरिवेशन कंप्लीट, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन r हो गया। ठीक है, तो लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चौथे का डर, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, देखो स्वप्रेरण गुणांक जो दे रखा है एल, वो कितना है, वो है हमारा 40 मिली हेनरी, 40 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी कर सकते हैं, और विद्युत जो टाइम दे रखा है डेल्टा टी, वो कितना है आपका 5 मिली सेकेंड, यानी 5 गुणा 10 की पावर -3 सेकेंड। ठीक है, और विद्युत धारा जो होती है डेल्टा आई कितनी चेंज हो रही है, 2 से 12, 2 से 12 हो रही है, यानी 12 - 2, यानी कितना होगा 10 एम्पियर। ओके, तो इतना हमें दे रखा है और हमसे कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन क्या रहेगा, E बराबर माइनस के L और डेल्टा I बाई डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अब देखिए यहां से हमें क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E ही निकालना है। तो देखो यहां से माइनस L का मान कितना है, 40 गुणा 10 की पावर -3, और डेल्टा I जो है हमारा कितना है 10, और डेल्टा T कितना है हमारा, वो डेल्टा T है हमारा 5 गुणा 10 की पावर -3। अब इसे सॉल्व करना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, और 40 दूनी 80, तो E बराबर आ गया -80 वोल्ट। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पार्ट नंबर 4 हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। पार्ट नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेंगे, और वो भी सारे क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के होंगे, और ये भी सारे क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।